ये एक 6 साल का बच्चा है। 15 साल की उम्र में इसने नासा को हैक कर दिया था। FBI ने उस अटैक पर कहा कि दिस वाज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड अटैक वी हैव एवर सीन। लेकिन ये कोई विलन नहीं था, ये एक क्यूरियस किड था जो कि खुद को एक कंप्यूटर एंथुसियास्ट बताता था एंड ही वांटेड टू ओपन अ सिक्योरिटी कंपनी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जोनाथन जेम्स। ऑनलाइन दुनिया में उनका नाम कॉमरेड था और ये उनकी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो खत्म होती है 24 इयर्स की एज में एक नोट के साथ। अब टारगेट था नासा। 2 दिन में जोनाथन ने नासा के 13 कंप्यूटर्स हैक कर लिए। वर्जीनिया में एक सर्वर DTRA का था। जोनाथन ने उसके अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढी और घुस गया। जनवरी 2008 TJX कंपनी में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ। एल्बर्ट के साथ एक और पार्टनर था जिसको सब JJ बुलाते थे। दिसंबर 12, 1983, पिनक्रेस्ट, फ्लोरिडा। एक छोटे से विलेज में रॉबर्ट जेम्स और उनकी वाइफ ने बर्थ दिया जोनाथन जोसेफ जेम्स को। उनके फादर रॉबर्ट जेम्स खुद एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और उस समय अमेरिका में कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना या कंप्यूटर घरों में होना एक रेयर बात थी। कंप्यूटर प्रोग्रामर होना भी अपने आप में एक रेयर स्किल थी। 6 साल की उम्र से ही जोनाथन अपने फादर के कंप्यूटर में बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। जहाँ ज्यादा बच्चों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, उस समय वो बिना 1 मिनट भी रुके गेम्स घंटों तक खेल लेते थे। पेरेंट्स को शुरू में लगा ये नॉर्मल है, लेकिन जब गेम्स खेलना 5 से 6 घंटे तक बढ़ता गया तो पेरेंट्स को यकीन हो गया कि ये नॉर्मल तो नहीं है। तो पेरेंट्स ने इस चीज से तंग आकर कंप्यूटर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पेरेंटल लॉक्स लगा दिए ताकि जोनाथन का स्क्रीन टाइम कंप्यूटर का कम हो जाए। जब जोनाथन 13 इयर्स का होता है तो एक फैमिली मीटिंग होती है और इस फैमिली मीटिंग का मेन मकसद ये होता है कि किस तरीके से हम जोनाथन को कंप्यूटर से दूर रखें और उसका स्क्रीन टाइम कम किया जाए। कैसे जोनाथन का फोकस स्टडीज पर लाया जाए, बिकॉज उस समय ना कंप्यूटर साइंस को इतना ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता था। किसी को कंप्यूटर साइंस की पावर पता ही नहीं थी। इस सब पर जोनाथन का रिस्पॉन्स, वो लिटरली अपने घर से भाग गया जब उसे कंप्यूटर यूज नहीं करने दिया गया। उसने कहा कि वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक उसको कंप्यूटर वापस नहीं मिल जाता और उसे फ्री विल नहीं दी जाती उस कंप्यूटर को यूज करने की जब तक वो करना चाहे। वो हर चीज पर एक सिंपल लॉजिक देता था, जब कंप्यूटर अफेक्ट ही नहीं कर रहा मेरे ग्रेड्स को तो मैं कंप्यूटर को क्यों छोड़ूं। लेकिन वो सच नहीं था। सच तो ये था कि जोनाथन ने अपने स्कूल के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर लिया था और अपने खुद के ग्रेड्स वो वहां जाकर चेंज कर दिया करता था। और यही सब आर्ग्यूमेंट्स देकर उसने यकीन करवा दिया अपने पेरेंट्स को कि कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, ग्रेड्स तो उसके ऑलरेडी अच्छे ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर क्यों छुड़वाना है, कंप्यूटर को यही रहने दो और मैं यूज करता रहूंगा कंप्यूटर। धीरे धीरे जोनाथन की एंट्री हुई हैकिंग की दुनिया में और हैकिंग की दुनिया में उसने अपना नाम कॉमरेड रखा, O की जगह पर 0 डालकर, बिकॉज ऑब्वियसली यही हैकिंग ट्रेंड्स थे इस तरीके के नाम। एंड वो हैकिंग फॉरम्स और जितनी भी कम्युनिटी होती है वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगा। दूसरे हैकर से बात करना, उनसे सीखना, डिफरेंट चीजें डिस्कस करना, ये सब उसकी हॉबी बन गया। दिन रात वो हैकिंग की दुनिया से ऑब्सेस्ड हो गया। C प्रोग्रामिंग से लेकर नेटवर्किंग, वल्नरेबिलिटीज किस तरीके की होती है, किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया जाता है, सब कुछ वो सीखने लगा। स्कूल सिस्टम्स को हैक करना, गेम्स को हैक करके उसके क्रैक वर्जन बनाना, ये सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया था एंड ही वांटेड अ न्यू किक। ही वांटेड टू चैलेंज हिमसेल्फ एज अ हैकर। तो उसने सोचा कि चलो कुछ बड़ा करते हैं। 1999 जोनाथन जेम्स अब 15 इयर्स के हो चुके हैं। रात के 2 बजे है और पूरा घर सो रहा है। हर रूम की लाइट ऑफ है सिवाय एक रूम और वहां पर जोनाथन कंप्यूटर के आगे बैठा है। कॉमरेड काम पर था, लेकिन अब स्कूल सिस्टम्स उसके टारगेट नहीं थे। अब टारगेट और बड़ा था। अब टारगेट था नासा। जोनाथन C प्रोग्रामिंग सीख रहा था और वो चाहता था देखना कि किस तरीके से गवर्नमेंट कोड लिखती है। इसलिए उसने डिसाइड करा कि मैं गवर्नमेंट के कोड से सीखूंगा नासा को हैक करके। जून 29 से लेके जून 30, 1999, 2 दिन में जोनाथन ने नासा के 13 कंप्यूटर्स हैक कर लिए मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर अल्बामा में। और उसने डाउनलोड कर लिया नासा का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसकी वर्थ उस समय थी $1.7 मिलियन। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को कंट्रोल करता था, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ताकि लिविंग क्वार्टर्स का फिजिकल टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। एंड वो सॉफ्टवेयर हैक हो चुका था। एंड जब बाद में नासा ने उसकी वैल्यू $1.7 मिलियन की बताई तो जोनाथन ने ये भी बोला कि वो बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर था एंड वो सॉफ्टवेयर बहुत इनवैल्यूएबल था और उसकी वैल्यू इतनी हो ही नहीं सकती। जुलाई 1999
नासा के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कुछ सस्पिशियस नोटिस किया। उनके सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल चुका था। नासा ने इसके रिस्पॉन्स में सारे कंप्यूटर्स को शट डाउन करवा दिया। पूरे 21 डेज तक नासा के सभी कंप्यूटर शट डाउन थे एंड वो चेक कर रहे थे कि क्या हुआ है, कौन घुसा है, कहाँ डैमेज हुआ है, कितने कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस शटडाउन की वजह से नासा को $41,000 का नुकसान हुआ, लेकिन असली कॉस्ट सिर्फ $41,000 की नहीं थी। असली कॉस्ट थी वो एम्बैरेसमेंट जो नासा को फेस करनी पड़ी, वो ट्रस्ट इश्यूज और वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो बाहर जा चुके थे। अभी नासा न्यूज में आ ही रहा था कि जो जोनाथन ने डिसाइड करा वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। अगस्त 23, 1999 जोनाथन ने टारगेट किया कुछ ऐसा जो कि कोई टारगेट करना सपने में भी नहीं सोच सकता। DTRA, डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी। DTRA यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है। इनका काम है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल थ्रेट्स को एनालाइज करना। ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। वर्जीनिया में एक सर्वर DTRA का था। जोनाथन ने उसके अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढी और घुस गया, और इस बार उसने एक बैकडोर इंस्टॉल कर दिया। मतलब एक ऐसा एंट्री पॉइंट जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, और जिस एंट्री पॉइंट से वो कभी भी आ सकता है गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर और कभी भी एग्जिट ले सकता है। उसके हाथ में गवर्नमेंट सिस्टम्स का कंट्रोल पूरी तरह आ चुका था। और फिर उसने एम्प्लॉय यूजर नेम और पासवर्ड इंटरसेप्ट करने शुरू कर दिए। हजारों ईमेल्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सब कुछ एक्सेस करने लग गया जोनाथन। लेकिन जोनाथन कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा था, कोई वायरस इंस्टॉल नहीं कर रहा था, डेटा चोरी कर कर बेच नहीं रहा था, वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा था। वो उस डेटा का यूज मैलिशियस तरीके से कर ही नहीं रहा था, वो बस देख रहा था। वो क्यूरियस था देखने के लिए कि ऐसी जगहों का कोड कैसे लिखा जाता है, और वो खुद को चैलेंज करने में मजा फील करता था। उसे किक मिलती थी, उसे मजा आता था ये सब करने में। बड़ी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस में घुसने में उसको बहुत ज्यादा किक मिलती थी। नासा ने इमीडिएटली FBI को इन्फॉर्म कर दिया था एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सवाल एक ही था, कौन है ये हैकर? IP एड्रेस ट्रैक किया, नेटवर्क लॉग्स चेक किए, पैटर्न्स देखे और उनका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन लीड कर रही थी एक शांत से सबर्ब की तरफ, पिनक्रेस्ट, फ्लोरिडा। जनवरी 26, 2000 सुबह का टाइम था, शांति थी और जोनाथन सो रहा था, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था इस सुबह। FBI एजेंट्स घर में घुस जाते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट के साथ और दरवाजा तोड़ देते हैं घर का। एजेंट सब कुछ ले लेते हैं, कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, नोट्स, सब कुछ सील कर दिया जाता है और अंडर कस्टडी ले लिया जाता है। बहुत घंटे तक जोनाथन के साथ FBI पूछताछ करती है और जोनाथन बहुत आसानी से सरेंडर कर देता है और सब कुछ मान लेता है कि उसने क्या क्या किया और कैसे किया। और जोनाथन को जेल में डालने के लिए सब रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। जोनाथन अभी भी माइनर था, वो सिर्फ 16 इयर्स ओल्ड था। अमेरिका में पहली बार एक सिविलियन को साइबर क्राइम के लिए फेडरल कस्टडी में भेजा जा रहा था, और इस सब के बीच मीडिया का सर्कस शुरू हो गया। हेडलाइन पे हेडलाइन, teen hacker breaches NASA, 16-year-old going through federal custody, youngest cyber criminal in US history, etc. etc. और इस बार जोनाथन अपने स्कूल में फेमस हो गया था, बट ऑब्वियसली गलत रीजंस की वजह से। उसने मीडिया को बताया कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेती। उसने मीडिया को बार बार ये कहा कि उसने सिस्टम को देखा है और अगर वो हैक कर सकता है तो इट इज वेरी इजी टू हैक इट। बिल्कुल भी सिस्टम सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी को ढंग से मेजर नहीं किया गया एंड अप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। उसका ये मानना था कि मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि कितना इनसिक्योर है सिस्टम। मैं सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर रहा, पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि सिस्टम कितना कमजोर है। जोनाथन को सेंटेंस किया गया 7 months हाउस अरेस्ट, प्रोबेशन अंटिल एज 18, नासा एंड DTRA को अपॉलजी लेटर्स एंड कंप्यूटर्स का यूज बैंड। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि अगर वो एडल्ट होता तो उसे 10 साल से भी ज्यादा जेल होती। उसके फादर खुद एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और उन्होंने बाद में ये एडमिट किया कि कहीं ना कहीं उन्हें प्राउड फील हुआ कि उनके बेटे ने ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हैक करा, लेकिन दुख भी था क्योंकि ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट। प्रोबेशन पीरियड चल रहा था एंड जोनाथन ने एक गलती कर दी, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। यूएस मार्शल सर्विस ने उसे कस्टडी में ले लिया। 6 months के लिए वो सिविलियन डिटेंशन में था। एक क्यूरियस किड जो सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहता था,
वो एक क्रिमिनल बन चुका था, रिकॉर्ड्स में भी और सोसाइटी की नजर में भी। 2001 में जोनाथन रिलीज हो गया। अब वो टेक्निकली तो फ्री था, लेकिन क्या वो सच में फ्री था? क्रिमिनल रिकॉर्ड, नासा हैकर का टैग, मीडिया का अटेंशन, जॉब ढूंढना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। नॉर्मल लाइफ जीना उसके लिए अब इम्पॉसिबल हो चुका था। कौन हायर करेगा एक कन्विक्टेड हैकर को, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो? जोनाथन अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गया, पिनक्रेस्ट में एक क्वाइट लाइफ जीने, एक शांति भरी लाइफ जीने और इस इंसिडेंट से मूव ऑन करने। लेकिन मूव ऑन करना इजी नहीं था। डिप्रेशन, एंजाइटी, फीलिंग ट्रैप्ड, ये सब कुछ उसके लिए नॉर्मल बनता जा रहा था। FBI रेड के टाइम एजेंट्स ने उसके रूम में एक नोट पाया, एक पुराना नोट, क्योंकि जोनाथन पहले से ही डिप्रेशन से गुजर रहा था। उसके फादर ने बताया कि वो हमेशा से डिप्रेशन प्रोन था। सालों तक जोनाथन ने हैकिंग को हाथ भी नहीं लगाया, इनफैक्ट कंप्यूटर से ही वो दूर हो गया। लेकिन 2007 में उसका पास्ट वापस आ गया। जनवरी 2008 TJX कंपनी में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ, एक मैसिव डेटा ब्रीच। हैकर्स ने घुसकर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डेटा, उनका हार्ड अर्न मनी, सब कुछ स्टेक पे था। सिर्फ TJX नहीं, मल्टीपल रिटेलर्स, BJS होलसेल क्लब, ऑफिस मैक्स, बार्न्स एंड नोबल्स, बॉस्टन मार्केट, ये सब कुछ हैक हो गया था। टोटल डैमेज at least 94 million customers affected. हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड ब्रीच। FBI ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। जल्द ही एक नाम सामने आया, एल्बर्ट गोंजालेस। वो एक साइबर क्राइम रिंग का गैंग लीडर था। वो क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन चुरा के डार्क वेब्स पर बेच देता था। एल्बर्ट के साथ एक और पार्टनर था, जिसको सब JJ बुलाते थे। एंड JJ से FBI को एक ही नाम याद आया, जोनाथन जेम्स। एंड FBI पहुंच गई जोनाथन जेम्स के घर। मई 2008, 8 साल बाद FBI वापस जोनाथन के घर जाती है और फिर से उसी तरीके से एंट्री देती है और जोनाथन फिर से एक पुरानी बुरी याद में घुस जाता है। लेकिन इस बार जोनाथन जानता था कि उसने कुछ नहीं किया है और वो पूरे घर में उन्हें सर्च करने देता है। आराम से बैठता है, इस सोच में कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो उसे छोड़ देंगे। और जोनाथन ने कंसिस्टेंटली डिनाई करा कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन जोनाथन को जब पता चला कि इसमें एल्बर्ट है, कहीं ना कहीं जोनाथन ये समझ रहा था कि एल्बर्ट उसे फंसा देगा। FBI भी बहुत ज्यादा शक कर रही थी जोनाथन पे और पूरे घर में FBI ढूंढ रही थी वो क्लू जिससे जोनाथन को फंसा दिया जाए। जोनाथन के फादर बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और वो बार बार कह रहा था कि मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैंने ये सब नहीं किया है। अगर वो कन्विक्ट हो जाता तो 20 साल से ज्यादा उसे जेल होती, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मई 18, 2008, संडे मॉर्निंग, पिनक्रेस्ट, फ्लोरिडा। एक नॉर्मल दिन, लेकिन जोनाथन की लाइफ का आखिरी दिन था। दोपहर में इमरजेंसी कॉल आई एंड जोनाथन जेम्स ने अपने आप को से कर लिया था। He was 24 years old. उसने एक नोट छोड़ा और उसमें लिखा था, उसने लास्ट लाइन तक अपनी इनोसेंस क्लेम की और उसने साफ दिखाया कि वो कैसे ट्रस्ट नहीं करता अमेरिकन गवर्नमेंट पर कि उसे जस्टिस मिलेगा। 15 से 24 इयर्स एज तक, जीनियस से क्रिमिनल, हैकर से विक्टिम, जोनाथन की लाइफ वेंट लाइक अ स्प्रिंट। 2010 में एल्बर्ट का ट्रायल हुआ, TJX ब्रीच का मास्टरमाइंड। उसको सेंटेंस किया गया 20 साल जेल में, लेकिन जोनाथन का नाम कभी ऑफिशियली चार्जेस में नहीं आया। नो ट्रायल, नथिंग एट ऑल। उसका नाम TJX ब्रीच से हट गया था। What do you think? जोनाथन ने गलत किया या ये सिस्टम ने जोनाथन के साथ गलत किया? कमेंट्स में जरूर बताना। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हो C++ पर डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए कि कैसे C++ एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, कैसे C++ फाउंड हुई थी, तो मैंने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपके लिए बनाई है। मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ और उसी वीडियो में अब आपसे मिलती हूँ।